Best attitude towards accounting with Pioneer. आनंद मंगल। कैसे हैं आप लोग? आनंद। चलो अपन बात कर रहे थे बेटा अकाउंटिंग की थ्योरी के ऊपर, बेसिक कंसेप्ट्स। मैंने कुछ बातें आपसे करी थी फर्स्ट लेक्चर में, इसके पहले वाले में। आज अपन बात करेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। ठीक है? तो कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उनको रूल्स को फॉलो करते हुए हमें अकाउंटिंग करना है। और कुछ परंपराएं हो गई, कन्वेंशंस। परंपराएं यदि अगर अच्छी लगती है तो हमको उनको फॉलो करना चाहिए, और हमको ऐसे लगता है कि यार ये परंपराएं पुराने जमाने के हिसाब से या आज के हिसाब से सही नहीं है, तो हम उसको डिनाई भी कर सकते हैं, फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। बराबर है? तो कुछ कंसेप्ट पे फिर अपन डिस्कस करते हैं, फिर एंड में इसके ऊपर वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स। सबसे पहला कंसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस भी कर लिया, अगेन डिस्कस कर लेता हूं। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस के अंतर्गत हम जितने भी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स होते हैं, जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनका मेजरमेंट करना मॉनेटरी टर्म में। जो आइटम मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है, जिसका मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म में किया जा सकता है, चाहे वो ट्रांजैक्शन हो या इवेंट्स, वो अकाउंटिंग का पार्ट है। नॉन मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस, इवेंट्स को अकाउंटिंग में कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि हम अकाउंटिंग केवल एक ही मनी के फॉर्म में, हमको क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, रेट ये अकाउंटिंग के पार्ट नहीं है, क्योंकि क्वालिटी, क्वांटिटी, ग्रेड, रेट का मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म में नहीं किया जा सकता। आपने क्या करा, आप तो बताओ कितने अमाउंट है ये बताओ, बस, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है ना? तो बिजनेस के अंतर्गत एफिशिएंसी, एबिलिटी, ये बिजनेस की स्ट्रेंथ होती है, एसेट्स होती है, लेकिन फिर भी ऑन पेपर इनको कंसीडर नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, क्योंकि ये इनका मेजरमेंट मॉनेटरी टर्म में नहीं किया जा सकता है। बराबर है? फर्स्ट कंसेप्ट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। नंबर 2 अकाउंटिंग एंटिटी कंसेप्ट, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। इसको 3 नामों से जाना जाता है: अकाउंटिंग एंटिटी, बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट ये बोलता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग यूनिट है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट यूनिट्स। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग यूनिट है, और हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, नॉट फॉर बिजनेसमैन। हम अकाउंटिंग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं, बिजनेसमैन के लिए नहीं करते हैं, और दोनों अलग अलग है। वे तू तेरे घर पे तेरा मैटर तू कुछ भी कर, हमको तुम्हारे पर्सनल पॉइंट से कोई मतलब नहीं। हम हिसाब किताब अकाउंटिंग जो कर रहे हैं वो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए कर रहे हैं। बिजनेस के अंतर्गत से कहीं से भी कोई भी डील हुई है, कोई लेन देन हुआ है, वो सब अकाउंटिंग का पार्ट है। इवन बिजनेस में अगर आपने कुछ पर्सनल सोर्सेज से कोई फंड इन्वेस्ट करा है तो उसकी अकाउंटिंग में करेंगे हम कि भैया आपने इतना पैसा बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया है, लगाया है। और जब भी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल सोर्सेज से बिजनेस में इन्वेस्ट करता है तो हम उसके नाम से अकाउंट ओपन ना करते हुए कैपिटल के नाम से अकाउंट ओपन करते हैं, भैया आपके पैसे इतने हैं। बराबर? और जब भी बिजनेस में पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कुछ भी निकालेगा तो उसको भी अकाउंटिंग में ले लेंगे, भैया आप बिजनेस में से इतने आइटम निकाल के ले गए, इतने रुपए का आइटम, इतने रुपए। ठीक है ना? तो जब भी प्रोप्राइटर घर से बिजनेस में या बिजनेस से घर पे कुछ भी लगाएगा या निकालेगा, इंट्रोड्यूस करेगा या विड्रॉ करेगा, तो वो अकाउंटिंग के अंतर्गत कंसीडर किया जाएगा। बाकी उनके पर्सनल मैटर से हमको कोई मतलब नहीं। तो हम अकाउंटिंग बिजनेस के लिए करते हैं, ना कि बिजनेसमैन के लिए। और इसी कारण कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटीज होती है, इसी कारण कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटीज होती है। कैपिटल इज ए लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस ड्यू टू सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। आपके पर्सनल मैटर से हमको कोई मतलब नहीं, अकाउंटिंग बिजनेस के लिए हो रही है।
बराबर है। सो कैपिटल इज लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस, कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटीज है। क्लियर? तीसरा और सबसे बेहतरीन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बिजनेस के अंतर्गत कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट? कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। बिजनेस कैसे चलता है? तो बिजनेस केवल 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 ट्रस्ट से चलता है, विश्वास से चलता है। कैसे चलता है? विश्वास से, ट्रस्ट से चलता है। और ट्रस्ट आपको हर व्यक्ति का जीत के चलना है, आपके पार्टनर्स का, मैनेजमेंट का, एम्प्लॉय का। अगर आप एम्प्लॉय को टाइमली सैलरी दोगे, टाइम अच्छा बिहेवियर करोगे, तो एम्प्लॉय हमेशा आपके फेवर में खड़ा रहेगा, आपके साथ खड़ा रहेगा किसी भी सिचुएशन में, क्योंकि उसको आप पे फेथ है, ट्रस्ट है कि यार मैं जिस एम्प्लॉयर के लिए काम कर रहा हूँ, मस्त आदमी, बढ़िया आदमी, मेरे को मेरा पेमेंट टाइम पे करते हैं, मेरे साथ बिहेवियर उनका अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, और मैं भी उनके प्रति समर्पित हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आए तो मैं भी उनके साथ खड़ा हूँ। ऐसे ही हमारे कस्टमर, हम कस्टमर को जो क्वालिटी दे रहे हैं, हमको वो क्वालिटी मेंटेन करके चलना है, क्योंकि हमारे कस्टमर का जो हमारे ऊपर ट्रस्ट बना है, या तो क्वालिटी के लिए हो सकता है, या प्राइस के लिए हो सकता है, या दोनों के लिए हो सकता है। हमारे कुछ कस्टमर ऐसे हैं, हम तो प्राइस हायर चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ कस्टमर को अच्छी क्वालिटी चाहिए तो हम हमेशा क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। एक रेट की क्वालिटी हम कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं। तो हमारा जो बिजनेस जमा हुआ है वो क्वालिटी बेसिस पे जमा हुआ है, तो हमको उस क्वालिटी को हमेशा मेंटेन करके चलना है। ठीक है ना? अगर प्राइस बेसिस पे जमा हुआ है कि भैया हमारे यहाँ पे सबसे लोएस्ट प्राइस है, क्वालिटी ठीक है 19 से 20 हो सकती है, वो तो सभी जगह होती है, तो प्राइस लोएस्ट है, तो हर कस्टमर आपके यहाँ पहले आता है कि आप पहले वहां पे रेट तलाश करते हैं, उसके बाद में इससे कम में कोई देगा तो वहां से लेंगे, नहीं तो फिर इनसे ही लेंगे। तो आपके ट्रस्ट, आपके कस्टमर्स आपके ऊपर ट्रस्ट इसलिए करते हैं कि आपकी प्राइसिंग पॉलिसी बहुत बेस्ट है, लोएस्ट प्राइस। तो बस जो भी आपकी पॉलिसी, आप सप्लायर को टाइमली पेमेंट करते हो, सप्लायर आपको हमेशा टाइमली गुड सप्लाई करेगा, पहले आपको करेगा। यदि उसके पास 10 ऑर्डर दूसरे भी होंगे तो उसको आपके ऊपर ट्रस्ट है कि यार मैं माल सप्लाई कर रहा हूँ, मेरा पेमेंट कभी भी डिले नहीं होता है। बाकी 2 कस्टमर को वो डिले कर सकता है, लेकिन आपको डिले नहीं करेगा। तो आपको हर एंगल से हर पर्सन का ट्रस्ट जीत के चलना है, और आप ट्रस्ट किसी का जब भी जीत पाओगे जब आपके काम में, आपके बिहेवियर में, आपकी पॉलिसी में, आपकी अप्रोच में कंसिस्टेंसी होगी। भैया अपन तो ऐसा ही करते हैं, बस आप ऐसा ही करते हो, लोगों को मालूम है, और आपके ऊपर लोग विश्वास करते हैं। बस फिर उसके बाद में ऐसा नहीं मत करना कि कभी ऐसा और कभी वैसा। आप कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं, तो डिसीजन लेने के पहले 1 नहीं 2 नहीं 1000 बार आप सोचो कि ये काम मेरे लिए सुटेबल है कि नहीं, बेटर है कि नहीं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? 10 जने से राय लो। एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि यार मेरे लिए सुटेबल है, मेरे लिए बेटर है, तो फिर आपको वही अप्रोच, वही पॉलिसी, वही बिहेवियर कंटिन्यू फॉलो करना है। आपको अपने बिहेवियर में, आपकी अप्रोच में, आपकी पॉलिसी में चेंज नहीं करना है, क्योंकि आपके काम में, आपके पॉलिसी में, आपके बिहेवियर में अगर कंसिस्टेंसी रहेगी तो जो लोग आपको वो आपकी क्वालिटी देख के, आपका बिहेवियर देख के, आपकी पॉलिसी देख के आपके साथ जुड़े थे, वो हमेशा जुड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने बिहेवियर में, क्वालिटी में, पॉलिसी में बार बार चेंज करते हो तो फिर लोग कह रहे यार क्या मालूम कब क्या करता है, कब क्या करता है, भरोसा नहीं इस आदमी का, तो मतलब वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। और भरोसा लोगों ने नहीं करना चालू करा मतलब आपके उठावने निश्चित है। बराबर है? तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का हर स्थिति में हर बिजनेसमैन को पालन करना चाहिए, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉलिसी बनाने के पहले, डिसीजन लेने के लिए पहले एक बार नहीं 10 बार सोच लो। एक बार डिसाइड कर लिया तो फिर कर लिया। बराबर है कि नहीं? तो मैंने कोई पॉलिसी बनाई थी, तो अब अगला क्वेश्चन मेरे सामने आता है कि क्या मैं उसमें कोई चेंजेस कर ही सकता हूं क्या? मान लो एक सिंपल सा पॉइंट था कि मैंने एक मशीन खरीदी थी, मेरे को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन के 2 मेथड है, दोनों करेक्ट है, डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। तो मैंने बहुत सोच समझ के डिसाइड करा कि मेरे लिए डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड बेटर है। ठीक है, बस खत्म। अब अपन उस मशीन पे अपने बिजनेस में हम लॉन्ग लाइफ हमारी प्रॉपर्टीज पे डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से चार्ज करें, इसमें चेंज नहीं करें। तो क्या कभी चेंज कर ही नहीं सकते? तो कर सकते हैं।
कब कर सकते हैं? वी कैन चेंज नंबर 1 फॉर लीगल रिक्वायरमेंट। अगर आप लीगल रिक्वायरमेंट को फॉलो कर रहे हो तो आपको चेंज करना उचित लगता है कि यार हो सकता है कि अपन कोई इलीगल अप्रोच या गलत अप्रोच फॉलो कर रहे थे, अपने नॉलेज में नहीं था, अब नॉलेज में आया तो क्या अपने को लीगली वर्क करना भैया, अभी तक गलती कर रहे थे, धक गया तो धक गया, लेकिन आगे से अब ये चीज हमारे नॉलेज में आ गई है तो हमको हमारी गलत अप्रोच को चेंज करना चाहिए, हमारी गलत पॉलिसी को हमको चेंज करना चाहिए और हमको करेक्ट पॉलिसी फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पे आप चेंज करो, चलेगा, ठीक है। या फिर एनी चेंजेस इन लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यदि कोई लॉ में या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में कोई चेंजेस हुए हैं और वो चेंजेस ये डिमांड करते हैं कि चेंज तो आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा, नहीं तो आप गलत साबित हो जाओगे। भाई लॉ में कोई चेंज हुआ है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट में कोई चेंज हुआ है, तो आपको भी अपनी पॉलिसी में चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो चेंज हुआ है और आप उस चेंज के हिसाब से एज पर लॉ लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं तकलीफ आएगी, तो आपको चेंजेस कर लेना चाहिए। अब जब भी इन कारण से लीगल रिक्वायरमेंट के कारण आप चेंजेस कर रहे हो तो आप अपने अकाउंट के यूजर्स को चीजें डिस्क्लोज करोगे कि यार हम जो चेंजेस कर रहे हैं वो इस कारण से कर रहा है, तो फिर जो भी आपके अकाउंट के यूजर्स है वो सब कहेंगे बहुत बढ़िया करा भैया, मतलब वो आपसे नाराज नहीं होंगे, आप उनका ट्रस्ट नहीं खोने वाले हो, लोगों का और ट्रस्ट आपके ऊपर हो जाएगा यार बिल्कुल सही आदमी है यार, लॉ में चेंज हुआ, इन्होंने भी अपने यहाँ पे पॉलिसी में चेंज कर दिया, मतलब ये गलत काम नहीं करते हैं, लीगल रिक्वायरमेंट हम पूरी फुलफिल करते हैं, ठीक है ना। तो वो जो आपके अकाउंट के यूजर से जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो कभी भी आपसे नाराज नहीं होंगे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट तो अपना ये रहेगा कि भैया कोई सी भी पॉलिसी अगर बना ली है तो हमको उसमें बार-बार चेंज नहीं करना चाहिए, हमको किसी भी स्थिति में हर कंडीशन में कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का पालन करना है। हम कोई भी पॉलिसी चेंज कर रहे हैं मतलब वो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का वायलेशन, उल्लंघन माना जाएगा, बराबर है। तो क्या चेंज नहीं करना चाहिए? तो बस कर सकते हैं। जब भी चेंज करेंगे तो हम हमारी अकाउंटिंग रिपोर्ट में उसको डिस्क्लोज करेंगे कि हम ये जो चेंजेस कर रहे हैं, हम पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं, हम अप्रोच में चेंज कर रहे हैं, ये चेंजेस के कारण ये है, और उस चेंज से नियर फ्यूचर में आपकी प्रॉफिट पे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या चेंजेस आएंगे वो आपको डिस्क्लोज कर देना चाहिए। दो चीजें आपको डिस्क्लोज करना चाहिए, क्या कि भैया सबसे पहले तो यार मैं चेंज कर रहा हूं यार, चेंज करने के पीछे कारण ये है, लॉ में चेंज हुआ है या मैं रॉन्ग था, मुझे नॉलेज नहीं था, अब नॉलेज आया है तो अब मुझे चेंज कर लेना चाहिए, तो कर लो, अच्छा है, ठीक है ना। या फिर जरूरी है तो भी चेंज करना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल तो डिस्क्लोज करना है चेंज करने का रीजन, और उस चेंजेस से नियर फ्यूचर में आपके प्रॉफिट पे, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे क्या इफेक्ट आएगा ये भी आपको डिस्क्लोज करना है। एक बिजनेसमैन ने मशीन खरीदी, कास्टिंग 10,000 की है, इस पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन की नॉर्मली दो मेथड से तो सभी जने परिचित है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड में ओरिजिनल कास्ट पे डेप्रिसिएशन लगता है ईयर टू ईयर, हर साल, और डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में बैलेंस पे लगता है। तो एक बिजनेसमैन ने एक प्रॉपर्टी परचेस करी थी 10,000 की, हर साल उसकी कीमत ओरिजिनल कास्ट का 10% फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करने का उसने डिसीजन लिया था। उसका बहुत बढ़िया डिसीजन था, उसने ये सोच समझ के डिसीजन लिया था। तो फर्स्ट ईयर 10,000 का 10% डेप्रिसिएशन हो गया 1,000, अब मशीन की वैल्यू बची 9,000। अब सेकंड ईयर भी यदि इस मेथड को फॉलो करता है, करना ही चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर चेंज करेंगे तो कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का वायलेशन है। तो अगर चेंज नहीं करता है, इसी मेथड को फॉलो करता है, तो फिर 10,000 पे ओरिजिनल कास्ट पे 10% डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000, तो सेकंड ईयर के एंड में उस असेट्स की बुक वैल्यू बचेगी 8,000। तो सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन पीएनएल में जाएगा 1,000, बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू जाएगी, बुक वैल्यू, रिटन डाउन वैल्यू 8,000।
ठीक है। सेकंड ईयर कहीं कोई लॉ में चेंजेस आए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चेंजेस आए, या कोई भी रीजन हो, कहीं ना कहीं कुछ लॉ में अमेंडमेंट हुआ है, तो रिलेटेड अथॉरिटीज ने ये डिक्लेयर कर दिया कि अब कोई भी बिजनेसमैन इस मेथड को फॉलो करते हुए, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग नहीं करेगा, तो नहीं करेगा भैया, लॉ में चेंज हुआ, अमेंडमेंट हुआ, तो अब हमको हमारी मेथड में, हमारी अप्रोच में, हमारी पॉलिसी में क्या करना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए। तो अब हम इसी प्रॉपर्टी पे डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे तो डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड से लगाएंगे। 10,000 की फर्स्ट ईयर में प्रॉपर्टी परचेज करी थी, हमने फर्स्ट ईयर फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करा, तो सेकंड ईयर के बिगिनिंग में उस मशीन की वैल्यू बची 9,000। अब सेकंड ईयर में हम लॉ में अमेंडमेंट होने के कारण पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, हमारी मेथड चेंज कर रहे हैं, हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड, रेट कोई 10%, तो डिमिनिशिंग बैलेंसिंग मेथड में डेप्रिसिएशन लगेगा 9,000 पे 10% 900, तो अब हमारी मशीन की वैल्यू बचेगी बुक वैल्यू 8,100। तो अगर हम चेंज नहीं करते तो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन होता 1,000, बुक वैल्यू होती 8,000, और यदि चेंज करेंगे तो सेकंड ईयर में डेप्रिसिएशन होगा 900 और बुक वैल्यू होगी 8,100। अब सबसे पहले अगर चेंज नहीं करते तो डेप्रिसिएशन सेकंड ईयर में P&L में जाता, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, लॉस कितना 1,000। चेंज कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट 1,000 की जगह हो जाएगा कितना 900, मतलब जहां एक्सपेंसेस 1,000 रुपीस रिकॉर्ड होना था वहां एक्सपेंसेस 900 रुपीस रिकॉर्ड होगा, मतलब एक्सपेंसेस 100 रुपीस कम रिकॉर्ड होगा, तो आपका प्रॉफिट 100 रुपीस से इंक्रीज हो जाएगा। तो इस चेंज के कारण एक्सपेंसेस में, डेप्रिसिएशन में सेकंड ईयर 1,000 की जगह 900 रिकॉर्ड होंगे, 900 रिकॉर्ड होंगे, मतलब एक्सपेंसेस 100 कम होगा चेंजेस के कारण, ड्यू टू चेंज, तो आपका प्रॉफिट 100 रुपीस से बढ़ जाएगा, बराबर। अगर चेंज नहीं करते तो बैलेंस शीट में सेकंड ईयर के एंड में आपकी मशीनरी की बुक वैल्यू असेट साइड कितनी आती 8,000, और यदि चेंजेस कर रहे हो तो असेट्स में मशीन की वैल्यू 8,100, चेंज नहीं करते तो असेट्स 8,000, चेंज करो तो असेट्स 8,100, मतलब चेंज के कारण हमारी फाइनेंशियल पोजीशन असेट्स की टोटल 100 से इंक्रीज हो जाएगी। तो हमने ये दोनों चीजें डिस्क्लोज कर दी कि भैया चेंज करने के पीछे रीजन ये है, और इस चेंज से नियर फ्यूचर में प्रॉफिट पे इतना इफेक्ट पड़ेगा 100 रुपीस का, प्रॉफिट 100 रुपीस इंक्रीज हो जाएगा, और प्रॉफिट इंक्रीज होगा तो हमारी असेट्स की फाइनेंशियल पोजीशन भी इंक्रीज हो जाएगी। इधर असेट्स में मशीन 100 रुपीस से ज्यादा और उधर लाइबिलिटी में कैपिटल 100 रुपीस प्लस होगी, क्योंकि प्रॉफिट से कैपिटल प्लस होती है, बराबर है। तो बस ऐसे तो चेंज करना ही नहीं चाहिए, नहीं करेंगे, हमको कंसिस्टेंसी कंसेप्ट का वायलेशन नहीं करना है, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को हर स्थिति में फॉलो करना है, पर कभी लॉ में कोई चेंजेस होते हैं तो हमको चेंज कर देना चाहिए। बात सबको अच्छी तरह से क्लियर हो गई होगी। चलो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे, एक्रूअल प्रिंसिपल, एक्रूअल कंसेप्ट। ये कंसेप्ट हमको बताता है कि इनकम को इनकम कब माना जाए और उसको एज ए इनकम अकाउंट की बुक में कब हम कंसीडर करेंगे, बराबर है। तो इनकम को इनकम उस दिन माना जाता है जिस दिन वो एक्रूड हो जाती है। क्या हो जाती है? वो एक्रूड हो जाती है, और हम उसकी एंट्री पास करेंगे। जैसे मैंने मटेरियल आज की तारीख में सेल करा, तो सेल करा, बिलिंग आज हो गई, बिलिंग हो गई मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, बराबर। तो हो सकता है कस्टमर से मेरे को इमीडिएटली अमाउंट रिसीव हो गया, तो एंट्री कर लेंगे कैश टू सेल्स, बराबर। हो सकता है कस्टमर से अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, बाद में होगा, तो चूंकि बिलिंग आज हो गई है, सेल आज हो गई है, डील आज फाइनल हो गई है, ठीक है। अब पेमेंट भले मेरे को लेट रिसीव होगा, लेकिन वो सेल आज ही माना जाएगा, आज ही सेल्स की एंट्री पास की जाएगी। हो सकता है मेरे को 2 महीने पहले कस्टमर से एडवांस अमाउंट रिसीव हो गया था कि भैया 2 महीने बाद आप माल देना, तो 2 महीने बाद की बात बाद में देखेंगे भैया, अभी तो मेरे को एडवांस रिसीव हुआ, तो जिस दिन मेरे को अमाउंट रिसीव हुआ था उस दिन मैंने उसको इनकम कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि वो उस दिन सेल नहीं है, खाली अमाउंट रिसीव हुआ है एडवांस,
वहां मेरी वो लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है कि या तो उस पेमेंट के बदले में उसको मटेरियल में सप्लाई करूंगा या फिर उसका अमाउंट में उसको रिटर्न करूंगा। तो वो इनकम उस दिन मानी जाएगी जिस दिन वो एक्रूड हुई है, मतलब वो सेल हुई है, बिलिंग हुई है, ऑनरशिप ट्रांसफर हुई है। बात बराबर हो गई, समझ में आ गई। एक और एग्जांपल देता हूं, मैं पर आवर 1000 रुपीज एक स्टूडेंट से फीस चार्ज करता हूं। तो मैंने एक स्टूडेंट को 1 घंटे पढ़ा दिया, जैसे 1 घंटे पढ़ाया मजा आ गया, यही कमाए 1000 रुपीज। दिल में ऐसी फीलिंग होती है कि नहीं होती है? सही है कि नहीं? तो जैसे ही मैंने मेरा काम करा, मेरा ड्यूटी कंप्लीट करी है, मेरा कमिटमेंट मैंने फुलफिल करा, वैसे ही वो मेरी इनकम हो गई, फीस मेरी इनकम हो गई, मैंने कमा ली, मैंने तो मेरा काम कर दिया, मैंने स्टूडेंट को पढ़ा दिया, बराबर। अब स्टूडेंट ने इमीडिएटली मेरे को पेमेंट कर दिया, तो इनकम एक्रूड भी हो गई और रिसीव्ड भी हो गई। मैं फीस की एंट्री कर दूंगा, कैश टू फीस, बराबर। मैंने एक स्टूडेंट को पढ़ा दिया, जैसे मैंने 1 घंटे कंप्लीट करा, वैसे स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर पापा ने बोला है 2 दिन बाद पेमेंट कर देंगे। मैंने कोई बात नहीं बेटा, घर की बात है, आ जाएंगे, पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने तो मेरा काम कंप्लीट कर दिया है, मेरी फीस की इनकम हो गई है, भले ही वो अमाउंट मेरे को 2 दिन बाद मिले या 4 दिन बाद मिले, मेरी इनकम एक्रूड हो गई है, तो मैं इनकम को इनकम कंसीडर कर लूंगा, बराबर है, और एंट्री पास कर दूंगा। एक स्टूडेंट मेरे पास आज आया कि सर ये फीस रखो, मैंने कहा बहुत बढ़िया, दे दो, बैठो पढ़े। तो कहते मैं पढ़ने आपसे नेक्स्ट मंथ आऊंगा। तो मेरे को अमाउंट आज रिसीव हो गया, लेकिन मेरे को उस अमाउंट के अगेंस्ट में मेरी सर्विस प्रोवाइड करना है, मेरे को स्टूडेंट को टीच करना है, वो मैं नेक्स्ट मंथ करूंगा। तो क्या वो जिस दिन अमाउंट रिसीव हुआ मेरी इनकम है? तो कहते नहीं, जिस दिन वो अमाउंट रिसीव हुआ मैंने अपना कमिटमेंट, मैंने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करी, मतलब मेरी इनकम एक्रूड नहीं हुई है, तो वो मेरे लिए वहां लाइबिलिटीज क्रिएट हो गई है। उस अमाउंट के अगेंस्ट में मेरे को मेरा कमिटमेंट फुलफिल करना पड़ेगा, अदरवाइज मैं उसको उसका अमाउंट रिफंड करूंगा। बात समझ में आ गई? तो इनकम को इनकम उस दिन मानते हैं जिस दिन वो एक्रूड होती है। यही मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आपको एक्सप्लेन करा था। एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन मानेंगे जिस दिन वो ड्यू होगा। ड्यू का मतलब होता है आपने कोई बेनिफिट्स ले लिए हैं, तो वो एक्सपेंसेस आपका ड्यू हो गया। मैंने ये प्रीमाइसेस रेंट पे लिया है, आज 1 महीना कंप्लीट हो गया, 50,000 पर मंथ रेंट है, आज 1 मंथ कंप्लीट हो गया है ना। तो इसका मतलब मैं बोलूंगा आज रेंट ड्यू हो गया। क्या हो गया? ड्यू हो गया। मैं रेंट को रिकॉर्ड कर दूंगा, रेंट को एक्सपेंसेस कंसीडर कर लूंगा, जो भी एंट्री होगी मैं एंट्री पास करूंगा, है ना, रेंट अकाउंट ईआर। और मैंने इमीडिएटली सेम डे लैंडलॉर्ड को पेमेंट भी कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट ईआर टू कैश, एक्सपेंसेस भी हो गया, एंट्री भी हो गई। आज रेंट ड्यू हो गया, लेकिन मैंने लैंडलॉर्ड को बोला कि यार अभी पैसे नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट मंथ में पेमेंट कर दूंगा। तो रेंट ड्यू तो हो गया क्योंकि 1 महीना कंप्लीट हो गया, तो वो मेरा एक्सपेंसेस है, मैं उसको रिकॉर्ड वही करूंगा, रेंट अकाउंट ईआर। अभी चूंकि मैंने पेमेंट नहीं करा, तो रेंट अकाउंट ईआर टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, एंट्री पास हो जाएगी। और मैंने जिस दिन प्रीमाइसेस रेंट पे लिया था 5 मंथ का रेंट, मैंने लैंडलॉर्ड को एडवांस दे दिया था, तो वो एडवांस दिया, तो क्या उसका बेनिफिट मैंने लिया? तो नहीं, वो मेरा एडवांस है। जब भी मैं ये प्रीमाइसेस वेकेंट करूंगा, खाली करूंगा, उस दिन वो मैं अमाउंट रिफंड लूंगा, और नहीं तो जितने मंथ का मैंने एडवांस दिया उतने मंथ में इस प्रीमाइसेस में रहूंगा, इसका यूज करूंगा, इसका बेनिफिट लूंगा, जो कि मेरे को बेनिफिट मिलना बाकी है। तो आपने एडवांस पेमेंट करा, तो वहां एक्सपेंसेस नहीं है, वो ड्यू नहीं हुआ है, तो वहां एक्सपेंसेस कंसीडर नहीं होगा, वहां एक्सपेंसेस की एंट्री नहीं होगी। लेकिन टाइम कंप्लीट हो गया, तो वो एक्सपेंसेस ड्यू हो गया, और आपने पेमेंट कर दिया, तो बहुत बढ़िया बात। पेमेंट नहीं करा, तो वो पेमेंट करना बाकी है। क्लियर? तो इनकम को इनकम उस दिन मानेंगे जिस दिन वो एक्रूड होती है, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन मानेंगे जिस दिन वो ड्यू होता है। केस बेसिस पे हम अकाउंटिंग नहीं करते हैं, हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है एक्रूअल कंसेप्ट। हर बिजनेस में एक्रूअल कंसेप्ट को फॉलो करते हुए अकाउंटिंग करता है। कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या कुछ प्रोफेशनल व्यक्ति चाहे तो एक्रूअल कंसेप्ट की जगह केस कंसेप्ट को भी फॉलो कर सकते हैं, वो अकाउंटिंग केस बेसिस पे भी कर सकते हैं। पर बिजनेसमैन हमेशा एक्रूअल कंसेप्ट को ही फॉलो करेगा, वो केस बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करता है। इनकम को इनकम उस दिन कंसीडर करेंगे जिस दिन वो एक्रूड होगी, एक्सपेंसेस को एक्सपेंसेस उस दिन कंसीडर करेंगे जिस दिन वो ड्यू होगा। यही एक्रूअल कंसेप्ट बोलता है। पेमेंट
कभी भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर हो गई ये भी। नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। तो हमारी जो अकाउंटिंग की मेथड है डबल एंट्री सिस्टम, वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड एट लीस्ट टू अकाउंट्स, वन ऑफ देम विल डेबिटेड देन अनदर विल बी क्रेडिटेड, वन ऑफ देम विल बी क्रेडिटेड देन अनदर विल बी डेबिटेड। यही हमारा कंसेप्ट है, यही हमारी अप्रोच है, यही हमारी मेथड का नाम है। इसी अप्रोच के बेसिस पे हम पूरी अकाउंटिंग करते हैं और डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल चलता है। एक अकाउंट डेबिट सेम अमाउंट से और बचे हुए अकाउंट सेम अमाउंट से क्रेडिट, या एक क्रेडिट तो बचे हुए डेबिट, डेबिट और क्रेडिट टोटल हमेशा इक्वल होती है। जिस भी स्टेज पे आप सारे लेजर की ग्रांड टोटल करेंगे वहां टोटल इक्वल होगी ड्यू टू डबल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री कंसेप्ट, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट। जनरल जितनी भी एंट्री हुई है जनरल की टोटल किसी भी स्टेज पे आप लगाओ वहां तक की टोटल इक्वल होगी। ईयर एंडिंग में सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करके, सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करके हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो सारे लेजर की टोटल एक साथ होती है ट्रायल बैलेंस के अंतर्गत, तो ट्रायल बैलेंस की टोटल भी इक्वल होती है, ठीक है ना। यदि कोई एरर नहीं है तो मैच होगी। और उसके बाद में उसमें से कुछ अकाउंट ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं और ट्रेडिंग पीएनएल का बैलेंस शीट में आता है नेट प्रॉफिट जिसको अपन बोलते हैं, और बचे हुए अकाउंट्स के बैलेंस निकालते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं और बैलेंस शीट की भी टोटल टैली होती है। तो मैं आपसे ऐसा ही बोलूंगा कि ये जो हमारी अप्रोच है, ये जो हमारी मेथड है डबल एंट्री कंसेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम, ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, इसमें डेबिट और क्रेडिट हमेशा इक्वल होगा। जिस भी स्टेज पे सारे लेजर की ग्रांड टोटल आप करोगे वहां टोटल इक्वल ही होगी, यदि कोई एरर नहीं है तो। और इक्वल नहीं हो रही है मतलब डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई एरर है। समझ में आ गया कंसेप्ट भी। नेक्स्ट, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल कंसेप्ट। तो बेटा बिजनेस तो हमारा कंटिन्यू चलता ही रहेगा, है ना। इसके बाद में कंसेप्ट और अभी अपन डिस्कस करेंगे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। तो जब बिजनेस हमारा 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल तक चलेगा तो क्या हम सारे अकाउंट या प्रॉफिट या लॉस एंड में डिसाइड करेंगे क्या? तो नहीं यार, हम क्या करते हैं हमारे अकाउंट को एक टाइम बेसिस पे फाइनलाइज करते जाते हैं और हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करते जाते हैं, हमारी पोजीशन चेक करते जाते हैं कि क्या प्रॉफिट या लॉस हुआ और क्या बचा हुआ है, ठीक है ना, ताकि हमारे को टाइम टू टाइम हमारी पोजीशन क्लियर होती रहे। तो वो टाइम कुछ भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, इवन ईयरली भी हो सकता है। तो नॉर्मली हर बिजनेस में एक अकाउंटिंग ईयर डिसाइड कर लेता है जिसको हम बोलते हैं एक अकाउंटिंग ईयर। नॉर्मली वो फाइनेंशियल ईयर होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को कंप्लीट होता है। यदि अगर आपका ईयर 1 अप्रैल 22 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 अप्रैल 22 टू 1 अप्रैल 2023 को एंड होगा। तो आपका फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च है। तो 31 मार्च को हम सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करते हैं और ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ठीक है। यदि अगर आपने अकाउंटिंग ईयर कैलेंडर ईयर डिसाइड करा है तो फिर आपका अकाउंटिंग ईयर जो होगा वो जनवरी टू दिसंबर। तो वो जो भी अकाउंटिंग पीरियड आपका है एक अकाउंटिंग ईयर, उस ईयर के एंड में सारे लेजर की टोटलिंग बैलेंसिंग करके हम सारे अकाउंट्स को फाइनलाइज करते हैं, समराइज करते हैं। जो जो अकाउंट्स हमारे काम के नहीं है जिनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, नॉमिनल अकाउंट्स को हम ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं कि भैया नेक्स्ट ईयर इनका कोई यूज नहीं है। जो बेनिफिट मिलना था या जो ऑब्लिगेशन थे वो हमने यहीं की यहीं सेट ऑफ कर दिए इस अकाउंटिंग ईयर में, और काट पीट के हमारे पास इतना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हुआ है तो वो नॉमिनल अकाउंट सारे ट्रेडिंग पीएनएल में जाके क्लोज हो जाते हैं। और पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट होता है वो हम आगे कैरी कर देते हैं प्रोप्राइटर के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। प्रॉफिट होता है तो कैपिटल प्लस, लॉस होगा तो कैपिटल माइनस। अब बचे हुए जितने भी लेजर है वो हम हमारे पोजीशन स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट में कैरी करते हैं कि भैया डेटास इतने के, मशीन इतने की, फर्नीचर इतने के। तो वो बचे हुए अकाउंट्स जो होते हैं वो या तो वो रियल अकाउंट्स होंगे या फिर वो पर्सनल अकाउंट होंगे। तो पर्सनल और रियल के बैलेंस हम बैलेंस शीट में कैरी करते हैं
और हमारी पोजीशन डिसाइड कर लेते हैं कि आज की तारीख में फर्म के पास, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल इतनी एसेट्स है, इतनी लायबिलिटीज है, और एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा इक्वल होती है, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टीज बिजनेस के पास है, बिजनेस की भी उतनी लायबिलिटीज होगी। वो लायबिलिटीज एक्सटर्नल लायबिलिटीज हो सकती है, वो इंटरनल लायबिलिटीज हो सकती है, या तो किसी थर्ड पार्टी से कुछ ले रखा है जिसको हमको पे करना बाकी है, या फिर प्रोप्राइटर का, ऑनर का पैसा जिसको हम बोलते हैं ऑनर्स इक्विटी कैपिटल। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड, और ये अकाउंटिंग पीरियड हमारा ईयर टू ईयर चलता रहता है, तो उस पीरियड में आपकी पोजीशन आपको क्लियर होती चली जाती है। बात समझ में आ गई? अगला कंसेप्ट है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। कुछ नहीं कहा है तो हर बिजनेस में गोइंग कंसर्न कंसेप्ट एप्लीकेबल होता है, ऐसा मान के चलेंगे हम। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब कि बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। आप अकाउंटेंट है तो आप अपने एम्प्लॉयर से रोज रोज जाके नहीं पूछोगे क्यों रे कब बंद करेगा रे। अरे भैया, जब तक बिजनेसमैन ऑनर खुद डिक्लेयर नहीं करता है कि मैं इस बिजनेस को वाइंड अप करने जा रहा हूं, जब तक ये मान के चलेंगे कि उसका बिजनेस कंटिन्यू, निरंतर, लगातार चलता ही रहेगा। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गया कि भैया एक रेफ्रिजरेटर खरीदना है, उन्होंने कहा ठीक है इतने का इतने का इतने का। मैंने क्या बोलो क्वालिटी, क्वांटिटी, रेट वगैरह तो सब फाइनल होगा। वारंटी गारंटी क्या, तो क्या 5 इयर्स की वारंटी। तो मेरे दिल में क्या एक क्वेश्चन आ रहा है कि यार 5 साल की गारंटी वारंटी तू इस फ्रिज की तो दे रहा, लेकिन तेरी क्या गारंटी। मालूम पड़ा कि तू माल बेच के और 2 महीने बाद फ्री हो गया, गायब हो गया, तो मैं गारंटी वारंटी का क्लेम करूंगा, किसको पकड़ूंगा। मैं उससे ये नहीं पूछूंगा अगर तू भाग गया तो रे, तो वो कुछ नहीं बोल रहा है, गारंटी दे रहा है। इसका मतलब इतना बड़ा बिजनेस लेके बैठा है, इतना बड़ा शोरूम है, इतनी बड़ी दुकान है, इतना अच्छा एस्टेब्लिश बिजनेस है, तो वो बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। उसने मेरे को 5 साल की वारंटी दी है, मतलब वो 5 साल तक वहां मिलेगा मेरे को, हम ऐसा मान के ही चलेंगे। हम रोज रोज हर व्यक्ति पे शक नहीं करेंगे, क्यों रे भाग गया तो, क्यों रे बंद कर देगा तो, ठीक है नहीं। अकाउंटेंट भी अपने एम्प्लॉयर से जाकर रोज रोज नहीं पूछा क्यों रे कब बंद करेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट मतलब बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा, और चलता रहेगा तो कब तक चलेगा पता नहीं, चलता रहेगा। वो तो बंद तो नहीं होगा, तो नहीं होगा, ठीक है। तो हिसाब कब बनेगा, जब एंड होगा बिजनेस का, तब तो नहीं। अभी अपन इसके पहले बात करी, एक अकाउंटिंग पीरियड डिसाइड कर लेते हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में हम हमारे सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। वो लेजर जो काम के नहीं है उनको हम क्लोज कर देते हैं ट्रेडिंग पैनल में ले जाके, और जो बचते हैं वो सब बैलेंस शीट में कैरी करते हैं, ठीक है। तो वो जितने भी हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, हम सारे ट्रांजैक्शन को 2 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं कि हमने बिजनेस में जो भी डील करी, और वो अकाउंटिंग का बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल है कि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उनको हम 2 कैटेगरी में क्लासिफाई कर रहे हैं। नंबर 1, या तो वो रेवेन्यू नेचर का है या वो कैपिटल नेचर का है। वो रेवेन्यू रिसीट्स हो सकती है, वो रेवेन्यू पेमेंट हो सकता है, वो रेवेन्यू इनकम हो सकती है, वो रेवेन्यू एक्सपेंसेस हो सकता है, वो रेवेन्यू प्रॉफिट हो सकता है, वो रेवेन्यू लॉस हो सकता है, वो कैपिटल एक्सपेंसेस हो सकता है, कैपिटल इनकम हो सकती है, कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है, कैपिटल लॉस हो सकता है, कैपिटल रिसीट्स हो सकती है, कैपिटल पेमेंट हो सकता है। नेचर तो ये, या तो वो रेवेन्यू नेचर का या वो कैपिटल नेचर का। रेवेन्यू नेचर के वो आइटम होते हैं जो आपके बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड होते हैं। मैं बिजनेस ऑपरेट कर रहा हूं तो मेरे डे टू डे होने वाले एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, कमीशन, ब्रोकरेज, परचेज, सेल्स, ये सब रेवेन्यू नेचर के, ठीक है। और रेवेन्यू आइटम जितने भी होते हैं वो सब ईयर एंडिंग में वो सारे अकाउंट्स ट्रेडिंग पैनल में ट्रांसफर करके क्लोज कर देते हैं, क्योंकि रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, तो टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करके हमारा प्रॉफिट या लॉस हम डिसाइड कर देते हैं। और कैपिटल नेचर के जितने भी माइंड होते हैं वो सीधे सीधे आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी बैलेंस शीट को अफेक्ट करते हैं। तो कैपिटल नेचर के सारे आइटम बैलेंस शीट से रिलेटेड है, रेवेन्यू नेचर के सारे आइटम आपके ट्रेडिंग पैनल से रिलेटेड है। तो आप रेवेन्यू नेचर के सारे फिगर्स को, सारे अकाउंट्स को ट्रेडिंग पैनल में ले जाके क्लोज करो, और कैपिटल नेचर के जितने भी आइटम हैं उनको सबको बैलेंस शीट में। मशीन खरीदी थी 1 लाख की, 2 साल मैंने उसको यूज करा,
30,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो 1 लाख माइनस 30,000, आज की तारीख में उसकी बुक वैल्यू बची है 70, तो मेरी बैलेंस शीट में मैं 70,000 लिख दूंगा। बुक वैल्यू, सारी एसेट्स बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट में लिखाई है। मैं मशीनरी वाले के पास नहीं जाऊंगा, क्यों रे चल तो रहे, देख तो मेरी मशीन कितने की होगी रे। तो भैया मैंने मशीन परचेस करी थी 1 लाख रुपए की, मेरे हिसाब से मैंने डिसाइड कर लिया कि इस पे इतना डेप्रिसिएशन लगेगा, इसकी इतनी लाइफ है, उस हिसाब से मैं ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करता जाऊंगा। जो बुक वैल्यू बचेगी वो मैं बैलेंस शीट में कंसीडर कर दूंगा। मार्केट रेट पे हम उसको कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट समझ में आ गया सबको। सारे ट्रांजैक्शन को हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। रेवेन्यू नेचर के सारे आइटम ट्रेडिंग P&L में जाके क्लोज हो जाते हैं, कैपिटल नेचर के सारे आइटम बैलेंस शीट में। रेवेन्यू आइटम से आपका प्रॉफिट या लॉस डिसाइड हो जाता है, कैपिटल नेचर के जितने भी आइटम है उनसे आपकी पोजीशन डिसाइड हो जाती है। इज इट क्लियर? आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।